नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ओशनोग्राफी से संबंधित मैं 5 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं और यह पार्ट 6 है। इसमें हम लोग महासागरीय धाराओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के कंटेंट्स इस प्रकार हैं। प्रवाह धारा और विशाल धारा में क्या अंतर है उसको देखेंगे। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको भी इसमें देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा करके। अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी हैं उनको हम मानचित्र पर देखेंगे। प्रशांत महासागर की धाराएं कौन सी है उसको भी टेबुलेशन और मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है। हिंद महासागर की धाराएं कौन सी हैं इसको भी मानचित्र और टेबुलेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस टॉपिक से क्या क्या परीक्षाओं में बनते हैं उसको मैं अंत में दिया हूं। तो महासागरीय धाराएं देखिए क्या होती हैं। सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। इसी के आधार पर जो महासागरीय धाराएं हैं उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। पहला है प्रवाह अर्थात ड्रिफ्ट। इसमें पवन से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे बढ़ता है। इसकी गति मंद एवं केवल ऊपरी जल ही गतिशील होता है, जैसे दक्षिणी एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। धारा या करेंट, इसमें सागर का जल निश्चित सीमा में निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है, जैसे एल नीनो। विशाल धारा, इसको स्ट्रीम कहा जाता है। इसमें सागर का अत्यधिक जल नदियों के समान एक निश्चित दिशा में सर्वाधिक तीव्र गति से अग्रसर होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। यानी कि इसकी गति ड्रिफ्ट और करंट से ज्यादा होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं उनको देखिए। पृथ्वी की घूर्णन क्रिया तथा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल भी धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित है, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे आप लोग। पृथ्वी की घूर्णन भी संबंधित है। जल का पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिशील होना, जैसे विषुवतरेखीय धाराएं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण स्थल भाग तो उसके साथ घूम जाता है, लेकिन जल जो है पीछे छूट जाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में गतियां महासागरीय धाराओं की होने लगती हैं। तापमान में भिन्नता, विषुवतीय क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए ध्रुवों से अधः प्रवाह। ठीक है, ये तापमान भिन्नता का कारण है। लवणता तथा घनत्व, कम लवणता वाले या कम घनत्व वाले भाग से अधिक लवणता या घनत्व वाले भाग की ओर जल गतिशील होता है। यानी कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ जल जो है मूव करता है। वायुदाब एवं हवाएं, कम वायुदाब क्षेत्र से अधिक वायुदाब की ओर जल का गतिशील होना। वायुमंडल में थोड़ा सा उल्टा होता है, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलता है, लेकिन यहाँ पे कम वायुदाब क्षेत्र से अधिक वायुदाब की तरफ जल का गतिशील होना। धाराओं की उत्पत्ति में पवनों की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे व्यापारिक हवाओं से प्रेरित होकर विषुवतरेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर तथा गल्फ स्ट्रीम व किरोशियो धारा पछुआ हवा का अनुसरण करती हैं। इसका ध्यान रखेंगे। वाष्पीकरण तथा वर्षा, तो इनमें मुख्य रूप से इन हेडिंग्स को आपको ध्यान रखना है। डिटेल है तो आप डॉक्टर सविंदर सिंह की किताब जा करके देख लीजिए, या अन्य किसी जगह पे इसको डिटेल में बताया गया है। मेरा उद्देश्य ये है कि ऑप्शंस में जो ये हेडिंग्स पड़े हुए हैं उन्हीं को देता है, और कौन और पूछता है इनमें से कौन संबंधित नहीं है धाराओं की उत्पत्ति से। धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रचलित पवन, आपको पीछे ही आपको बता दिया कि पवन बहुत प्रभावित करते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है पवन पछुआ पवन प्रवाह के कारण उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट का रूप धारण करती है। पृथ्वी का परिभ्रमण या कोरियालिस बल कह लीजिए। धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, विक्षेपित जाती हैं। यह विक्षेपण बड़े गोलाकार महासागरीय धारा पैटर्न के निर्माण में योगदान देता है, जिसे गाइरे कहा जाता है। ये जो
चक्रनुमा जो संरचना बनती है उसको गायरे कहते हैं। अभी मानचित्र पर मैं बताऊंगा तो उसको आप समझ जाएंगे। तट की दिशा तथा आकार भी प्रभावित करता है। तलीय आकृतियां, अंतः सागरी कटक के कारण धाराएं दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, फिर पार करने के बाद कटक को बाएं तरफ घूम जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ये बहुत मायने नहीं रखती, थोड़ा बहुत उसको डाइवर्ट करती हैं धाराओं को। तो अगर जो ऑप्शन में अगर जो ये अलग से दिया हो, बाकी चीज़ें दे रहा हो, तो ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है धाराओं के लिए। मौसमी परिवर्तन, जैसे मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा ग्रीष्म काल में पूर्व पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। अब हम लोग अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखेंगे। ये आपको दिया हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक की जो गर्म जल धाराएं हैं उनको यहाँ मैं लिस्टिंग किया हूँ क्रमबद्ध तरीके से। इसी तरह से आपको मानचित्र पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला है उत्तरी भूमध्यरेखी या विषुवतीय धारा, ये गर्म होती है, सभी गर्म है ये। विपरीत भूमध्यरेखी या विषुवतीय धारा, गिनी की धारा इसी को कहते हैं। एंटलीज की धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे की धारा, एमिंगर की धारा, रेनेल की धारा। इनको मानचित्र पर सभी को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उत्तरी अटलांटिक में ही है कनारी धारा, ये ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर धारा ठंडी जल धारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये भी ठंडी जल धारा है। दक्षिणी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक की ये दो गर्म जल धाराएं हैं। दक्षिणी भूमध्यरेखी धारा, उसके से ब्राजीलियन धारा। इसमें ब्राजील या ब्राजीलियन धारा इसको बोलते हैं, यही परीक्षाओं में आता है। ये गर्म जल धारा है। और ठंडी जल धाराएं दक्षिणी अटलांटिक में कौन कौन सी हैं? तो फाकलैंड धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुएला धारा। ठीक है, तो इसमें बेंगुएला और फाकलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र पर इसी को अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अटलांटिक महासागर की धाराएं कैसे हैं, तो आप यहाँ देखिए। ये है आपका उत्तरी विषुवतीय धारा और ये है दक्षिण विषुवतीय धारा। इसको जगह नहीं है बहुत सारी चीज़ें लिखना, इसलिए शॉर्ट में लिखा हूँ, आप समझ जाएंगे इससे। और ये जब धाराएं उत्तरी विषुवतीय रेखा या दक्षिण विषुवतीय धारा जब इधर जाती है तो बहुत सारा पानी इधर से आपका पूरब से पश्चिम की तरफ आ जाता है, तो एक ढाल नुमा संरचना बन जाता है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इनके बीच का जो ये शांत क्षेत्र होता है, इसी से जो है विपरीत विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है और गिनी के तट पर जाकर के यह टकराती है। इसीलिए इसको गिनी की गर्म जल धारा भी कहते हैं। ये सभी जितने भी रेड से मैं आपको इसमें दिखाऊंगा वो सभी गर्म जल धाराएं हैं, और जितने को ब्लैक से मैं एरो से दिखाऊंगा वो सभी आपकी ठंडी जल धाराएं हैं। तो ये देखिए आगे एक शाखा यहाँ से बढ़ती है और कैरेबियन सागर से होते हुए युकाटन जल संधि से ये मैक्सिको की खाड़ी में पहुँच जाती है, और दूसरी शाखा यहाँ से जो आपका ये क्यूबा है या कैरेबियन सागर के जो द्वीप है उससे पूरब की तरफ से होते हुए आगे बढ़ता है। ये एंटलीज के नाम से जाना जाता है। इसको कैरेबियन धारा भी कहते हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में कभी पूछा नहीं जाता, इसलिए इसका नाम मैं नहीं दिया हूँ। कैरेबियन सागर में एक धारा जा रही है तो कैरेबियन से ये मैक्सिको में जा रही है। अब यहाँ से एक धारा है फ्लोरिडा, इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको से पैदा होती है और आगे जाती है। आगे कहाँ जाती है? हेटरस द्वीप के पास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास फ्लोरिडा धारा और एंटलीज की धारा मिल जाती हैं, और आगे किस नाम से जानी जाती है धारा? गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसकी उत्पत्ति ये फ्लोरिडा गल्फ में होती है, मुख्य रूप से यही उत्तरदायी है। इसीलिए इस धारा को अंततः जाकर के गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। यहाँ पहुँचती है, उसके वजह से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास ग्राड बैंक के पास लेब्राडोर की धारा आकर के गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। यहाँ कोहरा उत्पन्न होता है और यहाँ मछली मारने का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। आगे यह जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे बढ़ती है गल्फ स्ट्रीम। किसके प्रवाह से? पछुआ पवन प्रवाह से ये इसको ढकेल करके इस तट से दूर लेके जाता है, और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा यूएसए के तट तक आ जाती है, ये दूर जाता है। अब इसमें से एक शाखा जो है ग्रीनलैंड की तरफ निकलती है, और उधर से देखिए पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं उसे पीला से या तो हाईलाइट किया गया है या पीले रंग से ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, और काले एरो से इसको दिखाया गया है। तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा से ये एक जलधारा जाकर के गर्म जलधारा मिल जाती है।
एक और शाखा यहाँ से निकलती है जो आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित होती है, इसको इर्मिंगर की धारा कहते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए नॉर्वे तट से आगे चला जाता है, इसको नॉर्वेजियन या नॉर्वे की धारा कहा जाता है। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का दक्षिणी जो शाखा है वो बिस्के की खाड़ी में पहुंच जाता है, इसको रेनेल धारा कहते हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए आपका ये देख रहे हैं स्पेन से लेकर के और इधर केप वर्डे कनारी इधर है आपका द्वीप, तो इसके बीच में यह ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, यानी अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर कनारी ठंडी जलधारा बहती है। ये जब गर्म था तो ये ठंडा क्यों हो गया? इसका कारण ये है कि इधर से जो भी गर्मी लेके जा रही है धीरे धीरे ठंडे प्रदेशों में पहुंच रही है, तो अपनी गर्मी खोती जा रही है और इसका नेचर कैसा हो जा रहा है? ठंडा हो जा रहा है। तो इसको कनारी की ठंडी जलधारा, और मैं बताया था यहाँ पे गर्म जलधारा है गिनी की धारा। अब हम लोग दक्षिण में देख लेते हैं, देखिए इसको ब्राजीलियन या ब्राजील की धारा कहते हैं, ये गर्म जलधारा है। उसके बाद से ये आगे बढ़ती है ठंडी जलधारा के रूप में दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसी धारा है? तो ठंडी जलधारा है। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसी है? गर्म जलधारा है। तो दक्षिण में जो भी प्रवाह होगा वो सभी ठंडा ही होगा। उसके बाद से ये आगे बढ़ती है, अफ्रीका के तट से टकरा करके इधर चली जाती है और दक्षिणी विषुवतीय धारा की में मिल करके फिर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से एक चक्र का निर्माण होता है। तो यहाँ जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है उससे टकरा करके यह उत्तर की तरफ जाती है, इसे यह बेंगुला धारा यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक है बेंगुला, कनारी, लेब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। ये क्या है? ठंडी जलधारा है। एक और अभी ठंडी जलधारा बची हुई है, वो यहाँ पे है, देखिए इसे फाकलैंड की ठंडी जलधारा कहते हैं। यहाँ ये दोनों टकरा करके फिर ये ठंडी जलधारा इधर बहने लगती है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का हिस्सा बन जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे बीचों बीच जो है सारगैसो सागर है। यहाँ अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक टेम्परेचर दर्ज किया जाता है और सर्वाधिक लवणता भी पाया जाता है सारगैसो सागर। और सारगैसम नामक वनस्पति, जड़विहीन वनस्पति पाई जाती है, इसी के आधार पर इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। ये तटविहीन सागर है, इसको मैं बताया था। तो यहीं पे ये है। अब जो है देखिए ये इधर से ठंडी जलधारा आती है जिसे पछुआ पवन प्रवाह के कारण यह ऐसे बढ़ती है, कोई स्थल नहीं मिलता है तो निर्बाध गति से यह आगे बढ़ती जाती है। अटलांटिक महासागर की धाराओं से संबंधित कुछ तथ्य उनको भी जान लीजिए। विषुवतीय प्रतिधारा यानी काउंटर इक्वेटोरियल करेंट, जो अभी मैं आपको इसमें पीछे दिखा रहा था कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसी की बात कर रहा है। काउंटर इक्वेटोरियल करेंट है ये, तो इसको देख लेते हैं। विषुवतीय प्रतिधारा अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है जिसकी औसत गहराई, इसकी औसत गहराई कितनी होती है? परीक्षा में आ चुका है, 100 मीटर है। उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधाराएं जब दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचती हैं तो तट से टकराकर इन धाराओं का कुछ जल पुनः इनके बीच से उल्टे बहाव, पश्चिम से पूर्व दिशा में, इनका बहाव कैसा होता है? विपरीत विषुवतीय प्रतिधारा का, तो इसका उल्टा होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये भी परीक्षाओं में आता है, पश्चिम से पूर्व के रूप में अफ्रीका के गिनी तट की ओर आता है। इसे गिनी की धारा भी यहाँ पर कहते हैं। कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट मडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। कनारी एक जानते हैं ठंडी जलधारा है और मडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। अभी दूसरा तथ्य देखिए, एजोर्स तथा स्पेन के बीच बहने वाली उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की दक्षिणी शाखा को कनारी धारा कहा जाता है। तो आप यही देखिए, एक जगह दे रहा है मडेरिया तथा केप वर्डे के बीच और दूसरे में दे रहा है एजोर्स तथा स्पेन के बीच। दोनों में थोड़ा बहुत स्पेस का अंतर है, तो एक ही है, तो ये दोनों को याद रखेंगे। कुल मिलाकर अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर यह कनारी ठंडी जलधारा बहती है। न्यू फाउंडलैंड के समीप लेब्राडोर की ठंडी एवं गल्फ स्ट्रीम की गर्म सागरी धाराओं के मिलने के कारण घना कोहरा छाया रहता है, ये मैं आपको बताया था। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ा देती है। ये गर्म जलधारा है, इसलिए जहां भी पहुंचती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। यूरोप, यूके का पश्चिमी तट तथा लेब्राडोर उत्तरी अमेरिका का एक ही अक्षांश में है, लेकिन यूरोप के पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमी नहीं रहती और लेब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यूरोप
यूके जो कह रहा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के प्रभाव में रहता है और लेब्राडोर शीतल धारा के प्रभाव में रहता है। इस वजह से यूके 9 महीने तक बर्फ विहीन रहता है और उसी अक्षांश पर रहते हुए लेब्राडोर 9 महीने बर्फ के आगोश में समाया रहता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और ये जानते हैं कि गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम का ये विस्तार है। प्रशांत महासागर की धाराओं को अब हम लोग देखेंगे, करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। ये दे दिया है, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। कौन कौन सी है? उत्तरी विश्वतरेखीय धारा। देखिए, विश्वतरेखीय 2 धाराएं जरूर हर एक में होगा, प्रशांत हो या आपका अटलांटिक हो या हिंद महासागर। उत्तरी विश्वतरेखीय धारा और दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर का पढ़ रहे हैं। दक्षिण प्रशांत पढ़ेंगे तो दक्षिणी विश्वतीय धारा, ये दोनों विश्वतरेखा के पास हैं, तो कैसा नेचर होगा इनका? गर्म ही होगा। क्यूरोसिवो धारा, ये गर्म जल धारा है। जैसे उसमें गल्फ स्ट्रीम था फ्लोरिडा, उसी से मिलती जुलती यह धारा है क्यूरोसिवो धारा। सुशिमा धारा जापान के पूर्वी तट पर गर्म जल धारा है। उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट इसे कहा जाता है, ये भी गर्म है। जैसे उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट था, उसी तरह से उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट है यहाँ पर, ये भी गर्म है। अलास्का की गर्म जलधारा, अलास्का सोचते हैं ठंडा प्रदेश में, लेकिन धारा का जब बात आएगा तो ये गर्म जलधारा है। अल्यूशियन धारा, अल्यूशियन भी आप देखेंगे कि आपका बेरिंग जलडमरू मध्य के आसपास है, तो वहाँ पे ये भी ठंडा होना चाहिए, नहीं, ये इसी का पार्ट है, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट का पार्ट है। तो जब ये गर्म है तो जहाँ भी जाएगा वो भी गर्म जलधारा रहेगी। फिर ओखोटस्क धारा, ये ठंडी जलधारा है। ओयासियो, ये क्यूराइल धारा, इसको ठंडी जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। तो इसमें प्रश्न किस तरह से बनते हैं कि जैसे दे देगा क्यूरोसियो किस महासागर में, उत्तरी में है तो दक्षिणी में है तो कहाँ है, ऐसे करके दे देता है। ये गर्म है या ठंडा इस नेचर का देता है। तो गर्म ये हो गया, ठंडा कलर भी मैं बदल दिया हूँ, ठंडी ठंडी आपको मैं ग्रीन से दिखाया भी हूँ। तो आगे देखते हैं दक्षिणी प्रशांत, साउथ पैसिफिक की बात हो रहा है। देखिए, दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा गर्म है, उत्तरी विश्वतरेखीय धारा गर्म है। तो विश्वतरेखीय धाराएं क्या होंगी? गर्म होंगी। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ठंडा देखने को मिलेगा तो वो भी दक्षिणी में मिल सकता है, थोड़ा पार्ट जब जाके मिलता है तो। और उत्तरी तो हर हाल में एकदम गर्म जलधारा रहेगी। विपरीत भूमध्य रेखीय धारा, इसमें भी विपरीत भूमध्य रेखी पैदा होगा, जैसे उत्तरी अटलांटिक में पैदा हुआ था। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये गर्म जलधारा है। एलनीनो धारा गर्म जलधारा है। केल्विन धारा, ये भी गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट, जितने भी दक्षिणी प्रशांत या दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट होंगे या हिंद महासागर का दक्षिणी ड्रिफ्ट होगा, वो सभी क्या होगा? ठंडा होगा। पेरू या हम्बोल्ट धारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में आता है। पेरू या इसी को हम्बोल्ट धारा कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हम्बोल्ट ने की थी। अब मानचित्र पर यहाँ देखते हैं, ये मानचित्र मैं आपको बता चुका था अटलांटिक ओशन का। अब हम लोग प्रशांत महासागर में कैसे धाराएं चलती हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, ये आप समझ गए होंगे कौन सी जलधारा है। उत्तरी विश्वतरेखीय धारा है, ये भी आप समझ रहे होंगे। दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा है। तो ये हो गया, इनके बीच से अब चलेगी विपरीत विश्वतरेखीय जलधारा। ये कौन सी है? विपरीत विश्वतीय धारा है। काउंटर इक्वेटोरियल करेंट है पैसिफिक ओशन का। इसका नाम जो है महासागर के नाम पे ही लेके चलेंगे, जैसे प्रशांत उत्तरी विश्वतरेखीय धारा, इसमें अटलांटिक उत्तरी विश्वतीय धारा, इसको लिखेंगे तो अटलांटिक दक्षिणी विश्वतीय धारा, उसी तरह से प्रशांत दक्षिणी विश्वतीय धारा कहेंगे इसको। तो ये गर्म होती हैं, रेड से दिखाया गया है। अब इधर देखिए, पहले इधर ऑस्ट्रेलिया से इधर चल रहा है, इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहते हैं। ये गर्म जलधारा है, जैसे इधर ब्राजीलियन था वैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन है। देखिए, पूर्वी भाग में जो इधर संरचना देखने को मिलेगा जिस तरह से, वही संरचना इसमें भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इन दोनों फिगर को मैं एक साथ लेके आया हूँ। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्या है? गर्म है। पूर्वी ब्राजील क्या है? गर्म है। अब ये आगे बढ़ रहा है यहाँ से प्रवाह के रूप में। ये कौन सा प्रवाह हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट है। ये दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट था। तो जो भी ड्रिफ्ट है वो क्या होगा?
ठंडा होगा। तो ठंडी जलधारा को ब्लैक एरो से दिखाया हूँ। ये जब आगे बढ़ता है तो देखिए इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरू या हमबोल्ट की धारा। देखिए ये भी ठंडा है और ये भी क्या है, ठंडा। ये आगे जाकर के देखिए बेंगुला धारा। बेंगुला धारा किसे समानता रखती है, तो पेरू या हमबोल्ट से समानता रखती है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये पछुआ पवन प्रवाह जैसे था वैसे ही इसमें भी पछुआ पवन प्रवाह के कारण ठंडी जलधाराएं एकदम सीधे बहती रहती, कोई अवरोध इसके बीच में नहीं आता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो ये हिंद महासागर की धारा है, लेकिन ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म था, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या रहेगी, ठंडी जलधारा। पीला से लिखे हैं, ब्लैक से दिखाए हैं। देखिए जो यहाँ स्ट्रक्चर है वो यहाँ स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इस महाद्वीप के इधर क्या है, ठंडा है, तो इधर भी ठंडा है। ये इधर गर्म है तो इधर भी गर्म है। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं आप। अब इधर चलते हैं हम लोग। देखिए ये कौन सी धारा है, सुसीमा। ये क्यूरोसियो धारा का नाम ले लेता है, यहाँ से क्यूरोसियो धारा शुरू हो जाती है, फिलीपींस से ये होते हुए, और इसकी एक शाखा चली जाती है किसमें, जापान सागर में चली जाती है। और इसकी लवणता और इसका तापमान ज़्यादा होता है, इसका यहाँ पे जलवायु पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से ओखोटस्क सागर आता है इधर की तरफ, और यहीं से आप देखेंगे तो क्यूरोसियो की दूसरी शाखा ऐसे जापान के पूर्वी तट से होकर आगे बढ़ती है, और यहीं पे आ जाती है ठंडी जलधारा ओयासियो या क्यूराइल। ये क्यूरोसियो है गर्म जलधारा, क्यूराइल कैसी है, ठंडी जलधारा है, बेरिंग जल डमरू मध्य से होके आ रही है इधर। इसी को ओयासियो भी कहते हैं। तो परीक्षाओं में क्यूराइल बहुत कम देता है नाम, ओयासियो ज़्यादा नाम देता है। तो ओयासियो और क्यूरोसियो धारा ये आपस में मिल जाती हैं, जैसे लेब्राडोर की धारा और गल्फ की धारा एक जगह मिलती थी ना, वैसे ही ये दोनों जलधाराएं आपके होकाइडो के पास में मिल जाती हैं दोनों। तो मिलने से यहाँ भी कोहरा पैदा होता है। और जिस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, उसी तरह से इसका भी उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ रही है देखिए, तो एक जो है बेरिंग जल डमरू मध्य की तरफ जाती है, ये उत्तरी शाखा इसका क्यूरोसियो की जब जाती है तो ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, तो ये गर्म जलधारा है। ये कई शाखाओं बढ़ती है, एक शाखा इधर जा रही है, उत्तरी शाखा को अल्यूशियन कहते हैं। इसी में से आगे ये चला जाता है अलास्का की धारा, ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। कभी मत सोचिए ठंडे प्रदेश में है तो ये ठंडा होगा। ये जहाँ भी जाता है उधर उस क्षेत्र को क्या करता है, उस क्षेत्र को क्या करता है, गर्म कर देता है। जैसे ये इधर जा करके नॉर्वे तक, इर्मिंगर की धारा आइसलैंड तक, ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग पूर्वी भाग तक को क्या कर दिया, ये गर्म कर दिया। वैसे ही इधर जा करके ये गर्म कर रहा है। एक शाखा और दक्षिणी शाखा इसकी निकलती है, ये कुल मिलाकर के क्या बोलेंगे, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट बोलते हैं। और अल्यूशियन धारा गर्म जल धारा है, अलास्का की धारा गर्म जल धारा है। उसी तरह से ठंडे प्रदेशों से बहते बहते अपनी गर्मी ये खो देती है। और यहाँ से एक और देखेंगे तो हवाई द्वीप से होकर के ये चक्र लगाता है। तो एंटी क्यूरोसियो, प्रति क्यूरोसियो धारा, यहाँ पे मैं इसको दिखाया नहीं हूँ, प्रति क्यूरोसियो धारा अमेरिका के तट से फिर इधर आता है और यहीं गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। और इधर अपनी गर्मी खो देने के कारण जब आगे बढ़ता है तो यह जो है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, जैसे कनारी की ठंडी जलधारा थी, ठीक उसी तरह से कैलिफोर्निया की ये ठंडी जलधारा है। आप ध्यान से मानचित्र को देखेंगे तो जिस तट के सहारे गर्म है उस तट के सहारे ये गर्म है, जिधर जो गर्म जा रहा है उधर ये गर्म जा रहा है। एक लेब्राडोर इधर ठंडा है तो इसको ओयासियो, क्यूराइल या ओखोटस्क कह लीजिए। तो ये सभी ठंडी जलधाराएं आकर के यहाँ मिलती हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास, उसी तरह से यहाँ पे जापान में होकाइडो द्वीप के आसपास में ये एक दूसरे से मिलकर के कोहरा पैदा होता है यहाँ पे। उसके बाद से उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का ये देख रहे हैं, उसी तरह से ये ब्राज़ील का हो गया गर्म, जैसे ये हमबोल्ट का देख रहे हैं, उसी तरह वेनेजुएला का हो गया। तो इस मानचित्र को यदि ध्यान से आप देखेंगे तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल एक ही तरह की समानता रखती है, केवल इनमें क्या है, तो नाम का ही अंतर है। अब आगे कुछ प्रशांत महासागर की धाराओं से संबंधित जो तथ्य हैं उनको देख लिया जाए। जापानी लोग क्यूरोसियो धारा, जो गर्म जल धारा है, को काली धारा के नाम से पुकारते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम पेरू की धारा से जुड़ा हुआ है, इसकी खोज इन्होंने किया था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। तो हम्बोल्ट ठंडी सागरी धारा पेरू व चिली तट पर
या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। कुछ भी हो सकता है, पूछ सकता है कि हम्बोल्ट धारा कहाँ बहती है, तो पेरू के तट पे दिया रहेगा, हो गया। या पेरू और चिली के तट पे दिया रहेगा, तब भी सही है। या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे दिया रहेगा, तब भी सही होगा, इसका ध्यान रखेंगे। उपसतह गर्म जलधारा अल नीनो पेरू तट के किनारे बहती है। अल नीनो धारा कहाँ बहेगी? पेरू तट पर। यानी कि पेरू की ठंडी जलधारा को कौन रिप्लेस कर देती है? तो अल नीनो की गर्म जलधारा रिप्लेस कर देती है। पेरू महासागरीय धारा एल नीनो द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। जब यह एल नीनो आ जाएगा तब मानसून भारत का बहुत प्रभावित होता है। इसको भी जब मानसून में पढ़ाऊंगा तो इनका मैं महत्व वहाँ बताऊंगा। बस ये जानिए एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है, इसको याद रखेंगे। ओयासियो जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है। ये तो मैं कई बार आपको बताया ऊपर फिगर में। प्रशांत महासागर में विपरीत विषुवतरेखीय धारा सर्वाधिक विकसित है। काउंटर इक्वेटोरियल जो करेंट है वह अटलांटिक में भी आप देखें और प्रशांत में भी आपको मैं दिखाया, लेकिन प्रशांत महासागर में यह ज़्यादा विकसित रूप में देखने को इसको मिलता है। हिंद महासागर की धाराएं देखिए कौन कौन सी हैं। ग्रीष्मकाल में अलग है और शीतकाल में अलग है। ग्रीष्मकाल में उत्तर विषुवतीय धारा गर्म है, दक्षिण विषुवतीय मानसूनी धारा इसको बोलते हैं ग्रीष्मकाल में, तो गर्म रहेगा। विपरीत विषुवतीय धारा गर्म रहेगा। सभी जितनी भी विषुवतीय शब्द आ रहा है उत्तरी दक्षिणी, ये सभी क्या है? गर्म है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा शीतकाल में रह जाती है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा और विपरीत विषुवतीय धारा, ये दो ही बची रहती है। और गर्मी में 3 जलधाराएं आपको देखने को मिलता है। इससे प्रश्न आता नहीं है, इससे प्रश्न दूसरे तरह का आता है, अभी आपको आगे दिखेगा। प्रश्न कहां से आता है? तो दक्षिणी हिंद महासागर साउथ इंडियन ओशन से संबंधित है। मोजाम्बिक धारा कैसी धारा है? गर्म है। मेडागास्कर धारा गर्म है। अगुल्हास धारा गर्म है। अभी तक हिंद महासागर की जितनी भी जल धाराएं आप यहाँ पे देखें ये सभी गर्म है। तो ठंडी क्या है? तो सोमाली की धारा, ये सोमाली की धारा मैं मानचित्र पर नहीं दिखाया हूँ। सोमाली तट के समीप का हवा के द्वारा जो है कि दूर जब चला जाता है गर्म, तो नीचे से अपवेलिंग करके जो आता है उसी को सोमाली की धारा का नामकरण दिया गया है। और ये ठंडी जलधारा होती है, इसको याद करिएगा। इसको मानचित्र पर मैं नहीं दिखाया हूँ, तो इसको आप याद कर लीजिए। सोमाली की धारा एक ठंडी जलधारा है। पछुआ पवन प्रवाह, जितनी भी पछुआ पवन प्रवाह है प्रशांत, अटलांटिक या हिंद महासागर में, वो सभी क्या है? ठंडी जलधारा है। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जब प्रशांत महासागर आपको पढ़ा रहा था तो इसका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा को भी दिखाया था कि वो ठंडी है। उसको मानचित्र पर अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ठंडी जलधारा है, तो ये आपको याद रखना है। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। कौन सी धारा मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार परिवर्तन करती है? तो हिंद महासागर के उत्तरी विषुवतीय धारा। हिंद महासागर में यह क्रियाकलाप देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। हिंद महासागर में ऋतु परिवर्तन के साथ महासागरीय धारा की दिशा बदल जाती है। उसी चीज को थोड़ा दूसरे रूप में ये कहा गया है, बिल्कुल बदल जाती है। हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है। अगस्त और सितंबर में कौन सी धारा गायब हो जाती है? तो उत्तरी विषुवतीय धारा ये गायब हो जाती है, इसको याद रखेंगे। और मानचित्र पर हिंद महासागर की धाराओं को देख लेते हैं। देखिए आप समझ गए होंगे ये क्या है? विषुवतीय धारा है ये, और कैसे ये चल रही है? ये मानसूनी धारा है, इस तरह से जा रही है। तो इधर से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस एक कंसेप्ट में बनाया कि उत्तरी विषुवतीय धारा कर देखिए ये भूमध्य रेखा है, लेकिन दक्षिण से जा रही है उत्तरी विषुवतीय धारा। तो इसके कई सारे रीजन है, उसको आप जानेंगे तब जानेंगे। बस ये जानिए उत्तरी, अब ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, विषुवतरेखीय हिंद महासागर की धारा है। यहाँ से यह आगे बढ़ती है, मेडागास्कर के पूर्व से होकर के चलती है, इसलिए इसको मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहते हैं। और एक धारा यहाँ से मोजाम्बिक से होकर के निकलती है, मेडागास्कर मोजाम्बिक के बीच से, तो ये भी गर्म जलधारा है। ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं तो इसको कहा जाता है अगुल्हास की धारा। मोजाम्बिक और मेडागास्कर की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? अगुल्हास की धारा। अब यहाँ से आप जान ही रहे हैं कि इधर से ठंडा आ रहा था, तो इधर ठंडी दक्षिणी हिंद महासागर धारा ये हो गया। ये आगे चलते चलते अब ये पछुआ पवन प्रवाह आपको बहुत अच्छी तरह से मैं बताया था, पछुआ पवन प्रवाह है, ये ठंडा ही रहेगा। अब इसको देख लीजिए, यहाँ से ये जा रहा है, ये कौन सा है?
तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, देखिए इसके तरफ गया तो ये ठंडा, इस तट के तरफ है तो क्या है, गर्म। ये आपको बताया था ना, हमेशा दाहिने तरफ आपको महासागरों के यानी पूर्वी तट के तरफ ठंडा देखने को मिलेगा और पश्चिमी तट पे गर्म देखने को मिलेगा। तो इसमें यही 3 चीजें याद करना है आपको, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुल्हास। मोजाम्बिक, मेडागास्कर मिलकर के अगुल्हास कहलाता है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा यह एक ठंडी जलधारा है। इतना आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। महासागरों में पानी के दोलायमान संचलन को तरंग कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। जैसे जैसे तरंगे तट की ओर बढ़ती हैं, उनके रूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम निम्नवत है। तो कम अंतराल वाले श्रृंग, तरंग रोधक, उद्धावन, पश्चधावन। किधर? तट की ओर बढ़ती हैं, सागर से तट की ओर दे रहा है, तो ये सागर में होगा। उस तट की तरफ जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे ये नाम है। क्लोजली स्पेस्ड क्रेस्ट, वेव ब्रेकर, वास, ब्लैक वास, ये हो गया। ये क्रम याद रखेंगे। समुद्री लहरें मौसमी प्रभाव से विकसित होते हैं तथा इसका प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है। लहर का ऊपर उठा हुआ भाग शिखर जो होता है, क्रेस्ट जिसको बोलते हैं, और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी यानी ट्रफ कहलाता है। ये तो आप जान गए, ऊपर वाले को क्रेस्ट और नीचे वाले दबे हुए भाग को ट्रफ कहते हैं। 2 लगातार शिखर या गर्त या द्रोणी के बीच की दूरी को तरंग की लंबाई या वेवलेंथ कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 180 मीटर अर्थात 600 फीट की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। सतही समुद्री धाराएं पृष्ठीय परिसंचरण या लहरें अपनी ऊर्जा पवन से प्राप्त करती है। कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती हैं? ये पवन से प्राप्त करती हैं। पानी की गहराई में परिवर्तन समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति ऊर्ध्वगमन अपवेलिंग कहलाती है। टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं तथा अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं। टर्बिडाइट सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुदरी परतें हैं। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं तथा ठंडी धाराएं आमतौर पर भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम एवं क्यूरोसियो दोनों गर्म जलधाराएं पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं। उत्तर की ओर दोनों जलधाराएं बहती हैं, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो। किसके कारण? पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। इसको याद रखिएगा, परीक्षाओं पूछा गया है। गर्म एवं ठंडे कोर रिंग, गर्म एवं ठंडे कोर रिंग किससे संबंधित है? गल्फ स्ट्रीम से जुड़ी महासागरीय घटना है। गल्फ स्ट्रीम से जुड़ी हुई ये है। महासागरीय धारा की गति लगभग विद्यमान हवा की गति का 2% है। जितनी हवा की गति है उसका 2% गति किसमें? महासागरीय धारा में देखने को मिलता है। अधिकांश सतही महासागरीय धाराओं की गति 5 नॉट से कम या बराबर होती है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक धनात्मक संचरण का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों में पश्चिमी तट को शीतल धाराएं प्रक्षालित करती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप का पश्चिमी, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखाया या पेरू को दिखाया, शीतल धाराएं प्रक्षालित करती हैं। उच्चतर अक्षांशों में महाद्वीप के पूर्वी तटों से लगे क्षेत्रों में शीतल धाराएं प्रवाहित होती हैं, जैसे लेब्राडोर हो गया, ओयासियो हो गया। ये सब उच्च अक्षांशों में क्या कर रहे हैं? पूर्वी तटों से लगे क्षेत्र हैं और उनको शीतल धाराओं से प्रभावित होती हैं ये। और महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। बिल्कुल सही है, ये मानचित्र से दिखा दिया मैं आपको। सागर में भूकंपीय लहरें सुनामी नाम से जानी जाती हैं।
परिप्रशांत तट रेखा सुनामी प्रवाहों से सर्वाधिक ग्रस्त है। सबसे ज्यादा सुनामी कहां पे आता है? परिप्रशांत तट। रेटिंग वक्र या रेटिंग कर्व का उपयोग धारा के वेग के आकलन के लिए किया जाता है। अगला वीडियो प्रैक्टिस सेट 6 आपको जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं। यदि आप देखेंगे कोई भी परीक्षा देंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का वो सेट है। उसको भी यदि आप देख लेते हैं तो इस डिटेल वीडियो की ज़रूरत बहुत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, उसको समझने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखिएगा आप लोग। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।